हैप्पी चौहान। देखिए आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में अपनी यूनिट 9 की क्लास 11th में। जो हमारी यूनिट 9 है ये है हमारी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो साइकोलॉजी का देखिए जैसे कोई नया वर्ड नहीं है सुनने के लिए। हम साइकोलॉजी को कह सकते हैं जब भी हम किसी ह्यूमन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये हमारा साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर यहीं पे अगर बात करूं इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की, तो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करता हूं यहाँ पे, यानी कि स्पोर्ट्स में हम साइकोलॉजी को कैसे पता कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी प्लेयर को स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट में देखते हैं, किसी भी एक्टिविटी में किसी प्लेयर को देखते हैं इन्वॉल्व होते हुए, तो जो भी वो अपना बिहेव करता है उसके अंदर, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। यानी कि वो अपना कैसा बिहेव कर रहा है अपने स्पोर्ट्स के अंदर, कितना अच्छा खेल रहा है या फिर कैसे वो दूसरे के साथ अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है, या फिर कितना कोऑपरेटिव है, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, साइकोलॉजी में कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब देखिए जब इसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस में हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेंगे, इनहेंस फिजियोलॉजी कैपेसिटीज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है। तो अब हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं, यानी कि शारीरिक क्षमता में वृद्धि। साइकोलॉजी है ये एक यूनिक रोल निभाती है, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीजों को बढ़ाने में ये मदद करती है। यहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। अब देखिए मोटर स्किल्स की बात हो रही है, तो मोटर स्किल्स का मतलब है कि हम मोटर स्किल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब जो हमारे छोटे छोटे वर्क होते हैं, जैसे हमारी लर्निंग पावर है, या फिर जैसे हमारी जब हम राइटिंग करते हैं, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम मोटर स्किल्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मोटर स्किल्स में हम अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स है, जैसे हमारा पढ़ना है, लिखना है या फिर बोलना है, ये सब हमारा मोटर स्किल्स के अंदर आता है। तो ये सब चीजें हम इसके द्वारा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट है हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस। अब देखिए इमोशंस का तो ये कॉमन वर्ड है इमोशन, जैसे कि इमोशंस का जब हम आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो गेम्स में अगर सपोज करो आप गेम को हार जाते हैं, और गेम में जब आप लोग हार जाते हैं तो आपके इमोशंस बाहर जाते हैं कि हम किस कारण हार गए हैं, तो आप लोग रोने लगते हो। तो आपको अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और गेम के अंदर एग्रेसिव भी नहीं होना है, ताकि जिससे आपका गेम बेकार ना हो। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे अपने आप को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ होती है ये हमारी एक एज तक होती है, जैसे कि हमारी हाइट है, वेट है, साइज है, इसको क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है हमारी ग्रोथ, यानी ग्रोथ हमारी कब तक हो रही है, एक एज तक हो रही है। जैसे हमारे 18 साल तक क्या होती है, हाइट होती है, और जैसे हमारा वेट भी एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ता ही है। फिर यहीं पर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो डेवलपमेंट क्या है, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक की हमारी मृत्यु होती है, तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट होते ही रहते हैं, यानी कि हम चीजों को सीखते ही रहते हैं। ग्रोथ का मतलब है यानी कि मेजर करना, और डेवलपमेंट का मतलब है यानी कि आपके अंदर बुद्धि का हमेशा विकास होना। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंसी का मतलब है यानी कि शिशु अवस्था। यानी कि आपने देखा होगा जो बच्चे जब पैदा होते हैं, तो यानी कि जन्म से जो 2 साल तक के होते हैं, ये इन्फेंसी एज में आते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये चीजों को इशारे से समझते हैं। सपोज करो अगर कोई बच्चा रो रहा है, तो वो अपने आप को इशारा करता है अपनी मम्मी की तरफ, कहता है कि जैसे मुझे मतलब इशारे से कह रहा है कि आप हमें उठा लो ऊपर, या फिर गोदी ले लो। ये चीज हमारे इन्फेंसी एज में आता है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब है यहाँ पे बचपना। अब यानी कि यहाँ पे अगर हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है वो होती है हमारी 3 to 12 ईयर्स की। अब इस एज में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही मतलब जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, अगर उनको हम सिखाना चाहें, क्योंकि वो इस समय अपनी लर्निंग पावर को ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। जैसे कि हम उनको डेमो देकर अगर कोई एक्सरसाइज समझाना चाहें, तो वो इस चीज को जल्दी से जल्दी कैच कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं इस चीज को, और वो अपनी डेमो के द्वारा हमारी दी गई स्किल्स को सीख भी लेते हैं जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एडोलसेंस। एडोलसेंस एज की अगर बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि तरुण अवस्था की बात हो रही है। तो तरुण अवस्था में कौन से बच्चे आते हैं, यानी कि जो 13 to 19 ईयर्स के होते हैं। इस एज में बच्चे के जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, एडोलसेंस एज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये एडोलसेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी, जो उसमें चेंजेस
बेसिस आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से, यानी कि फिजिकली अगर हम बात करें, जैसे आपने गर्ल्स को देखा होगा, उनकी आवाज क्या हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, पतली हो जाती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बॉयज की बात करूं, जब उनके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो उनकी दाढ़ी आ जाती है, वो उनकी मसल्स गेन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अब मेंटल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे एडोलसेंस वाले बच्चे होते हैं वो कार्टून स्टोरीज इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखना पसंद करते हैं और कहीं ना में सपनों में खोए रहते हैं कि जैसे ये लोग सोचते हैं कि मैं अपने 100% ले आऊंगा, इस बार अपने आप को अपने अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, या फिर मैं इस बार अपने लिए गोल्ड मेडल ले आऊंगा नेशनल में, लेकिन वो उसके प्रति मेहनत नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए इमोशनल की बात हो रही है, तो जो इस अवस्था में बच्चे रहते हैं 13 to 19 वाले, यानी कि जो तरुण अवस्था रहती है, इन बच्चों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। यानी कि सोचते हैं कि जैसे कभी सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, और कभी ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत बुरे हैं, यानी कि ये खुद के इमोशंस पे इनका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये हमारा क्या रहता है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। बात करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स की। तो इसमें जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल्स हम कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी एजुकेशन की, तो बच्चों को इसके प्रति इंकरेज करना चाहिए। जो टीचर्स और जो कोचेस होते हैं उनको बताना चाहिए, अगर आप लोग कहीं ना कहीं गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोग अपनी मोटर स्किल्स को अच्छे से अच्छा सीख पाओगे, और उनकी जो लर्निंग पावर है, जो टीचर्स है वो उनको अगर बताएं तो उनकी लर्निंग पावर जो है बहुत अच्छे से भी डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी में नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको इस एडोसेंस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को समझा पाएं, और जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाएं कि जो साइकोलॉजी है उसकी नॉलेज उन टीचर्स को और उन पेरेंट्स को भी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि उनका बच्चा आगे जाके अपने आप को अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट करे और उनको एक अच्छी से अच्छी गाइडेंस भी दे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। अब यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि इनको नैतिक और धार्मिक दोनों की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि जो इनका मेंटल लेवल है वो इनका शांत रह सके, अपने आप को ये इधर उधर की बातों में ज्यादा से ज्यादा ना रखें। तो इसके ये सारे पॉइंट्स थे जो यहाँ पे भी क्लियर हुए हैं। तो जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स है ये उनको बच्चों को क्लियर करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए और उनको प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए इस चीज के बारे में जब उनकी एडोसेंस वाली एज होती है, ताकि वो अपने आप को इधर उधर की बातों में ना रखें और अपने रास्ते से ना बढ़ें।